ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ट्रेट शुड नॉट स्किप जनरेशन, हर जनरेशन में दिखना चाहिए, बशर्ते कि वहां फुल पेंट्रेंस वाली कहानी ना हो। जब अफेक्टेड पर्सन मेट्स विद एन अनअफेक्टेड पर्सन, मतलब कोई भी एक बंदा अफेक्टेड है, दूसरा अनअफेक्टेड है, तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग शुड बी अफेक्टेड, इंडिकेटिंग आल्सो दैट द अफेक्टिव इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस। अगर वो होमोजाइगस था तो सारे के सारे बीमार होंगे। द ट्रेट शुड अपीयर इन ऑलमोस्ट इक्वल अमंग द सेक्सेस, मेल फीमेल सब में बीमारी बराबर दिखनी चाहिए। अब ये बात आई पेनिट्रेंस की। देखिए मान लीजिए कैपिटल बी से ब्लू कलर होता है, स्मॉल बी से व्हाइट कलर, हेट्रोजाइगोट्स बने। अब हेट्रोजाइगोट कई तरह के हैं, इनमें से सबके पास कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी है हर एक के पास, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कुछ कलर शो कर रहे हैं, कुछ कलर शो नहीं कर रहे। जब कभी कोई अलील सभी बंदों के अंदर बराबर ना दिखे, मतलब या तो दिख रही है या नहीं दिख रही वाली कंडीशन में, तो उसे बोलते हैं कि पेनिट्रेंस वेरिएबल है, मतलब जीन ने सभी लोगों के फिनोटाइप को पेनिट्रेट नहीं किया। अब ये देखिए, एक केस ये है जिसमें सबके पास वो जीन है ब्लू वाली, सब ब्लू कलर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, लेकिन कलर की इंटेंसिटी सेम नहीं है, कुछ में कलर ज्यादा है, कुछ में कलर कम है। तो आप कह रहे हो कि जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस वेरिएबल तरीके से कर रही है, एक समान एक्सप्रेस नहीं कर रही। याद रखिएगा, पेनिट्रेंस है या तो जीन एक्सप्रेस कर रही है होते हुए, या फिर जीन होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर रही। एक्सप्रेसिविटी है, एक्सप्रेस तो कर रही है सब में जिनके पास भी वो एलील है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन एक बराबर नहीं है। और अगर किसी पॉपुलेशन में ऐसा है कि सब में कैपिटल बी अवेलेबल है, तो कुछ में तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रही, और जिनमें एक्सप्रेस कर रही है तो उसमें शेड का डिफरेंस है। तो आप कहोगे कि भाई ये वाले जो अलील है ये वेरिएबल पेनिट्रेंस भी शो कर रही है और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी भी शो कर रही है। और इसलिए हमने कहा था कि अगर डिजीज ऐसी है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो वो हर उस बंदे में दिखनी चाहिए जिसके पास उसकी अलील है, बशर्ते कि पेनिट्रेंस वाला पंगा ना हो। कुछ जीन ऐसी होती हैं जो हैं बट एक्सप्रेस नहीं करती। अब ऋतिक रोशन भाई साहब को देख लो, इनके अंगूठे में ये जो एक्स्ट्रा एक डिजिट दिखाई दे रही है, इसे पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। ह्यूमंस में ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो मतलब जिसके पास भी कैपिटल डी है उसके हाथों में या पैरों में उंगलियां ज्यादा होंगी। तो अगर आप हेटेरोजाइगोट पॉपुलेशन में भी किसी को क्रॉस कराओ, तो क्रॉस कराने पर मुझे कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, ये कहता है कि 3/4 पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पॉलीडेक्टाइली हो 75%। अपने घर में जाकर देख लो, अपने मामा ताऊ चाचा, क्या वहां पे 75% लोगों में पॉलीडेक्टाइली अवेलेबल है? तो क्या इसका मतलब ये अलील है नहीं, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस फ्लॉप हो गया? कहानी है पेनिट्रेंस की। आप में से बहुत लोगों के पास ये जीन अवेलेबल है बट एक्सप्रेस नहीं करती, पेनिट्रेट नहीं किया उसने फिनोटाइप। अब जिनमें एक्सप्रेस करती है उनमें एक समान एक्सप्रेस नहीं करती, किसी में एक उंगली फालतू है, किसी में 2 फालतू है, किसी में 3, तो वहां एक्सप्रेसिविटी भी है। ये पंगा ना हो तो डोमिनेंस वाली कहानी आप बड़े आराम से पकड़ सकते हो। इसलिए नेट के क्वेश्चनों में जब भी कभी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जैसे ट्रेट आते हैं तो अक्सर वो हिंट भी देते हैं कि भाई यहाँ पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी का पंगा नहीं है, ताकि कल कोई जाकर के जस्टिफाई ना कर दे, वरना तो उनके हरान से गलत कर देंगे ना। एनीवे, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर एक अफेक्टेड फादर है लेकिन हेटेरोजाइगोट है, कैपिटल डी स्मॉल डी, और अनअफेक्टेड मदर है, तो उसके 50% बच्चों में जिसके पास भी वो डिफेक्टेड एलील गई है वो बीमार दिखाई देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स। अब इस पेडिग्री को देखिए। सबसे पहली बात, ये पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो यहां से यहां पहुंच जाओ चाहे तो हर जनरेशन में, यहां से यहां पहुंच करके इस जनरेशन में नहीं है। अब बहुत लोग कहने को तो बोल सकते हैं कि भाई देखो देखो यहां पर नहीं है, बट प्लीज यार साइंस करते हुए ना पत्थरों की लकीरों की तरह काम मत किया करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो भाई थोड़ी सी। जरूरी थोड़ी है कि जो लाइन आपने लिख दी वो लाइन यूनिवर्सल हो गई। भैया अगर इतनी ही रिजिडनेस रहती तो आप नहीं होते, अभी कहीं किसी पेड़ की डाल पर बैठे होते और कोई गुल्लर वुल्लर खा रहे होते, फिग्स। हम एप से तो निकल के आए ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी की जीनोम में चेंज होना चाहिए, गड़बड़ होनी चाहिए,
जो लाइन थी कि डीएनए शुड नॉट बी म्यूटेटेड, थोड़ा बहुत म्यूटेशन होना चाहिए, अगर ये म्यूटेशन ना होता तो इवोल्यूशन कैसे होता? कोई भी लाइन परफेक्ट नहीं है। तो आपको यहां दिख रहा है नो स्किप, यहां दिख रहा है नो स्किप, और एक में दिख रहा है स्किप, तो प्लीज इतने भी रिजिड मत बनो। सबसे पहली बात है कि इस पूरी पेडिग्री में आपको ज्यादातर हिस्से में काला 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 दिखाई दे रहा है, तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है और ये ऑटोसोमल है, तो भाई या तो ये कैपिटल डी है और ये, या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी है। अब अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, तो आप इसके बच्चों पर ध्यान दो। इसके बच्चों में नोटिस कीजिएगा, एक बच्चा हेल्थी भी है, ये वाला हेल्थी तब हो सकता है जब ये स्मॉल डी हो। याद रखिएगा कि ये अक्ल लड़ानी हमेशा बहुत जरूरी है कि कब आप किसी जीनोटाइप को कंफर्म बोल सकते हो। डोमिनेंट डिसऑर्डर में हेल्थी का जीनोटाइप कंफर्म्ड है विदाउट एनी कंफ्यूजन, स्मॉल डी। रेसेसिव डिसऑर्डर में डिजीज्ड का जीनोटाइप कंफर्म्ड है विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो अगर ये स्मॉल डी हेल्थी है, तो एक स्मॉल डी यहां से आया होगा, एक स्मॉल डी यहां से आया होगा, तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं है। यानी कि ये है कैपिटल डी वर्सेस स्मॉल डी क्रॉस, क्योंकि ये हेल्थी दिखा रखा है आपने। सिर्फ ऐसे ही हमें हिंट से पकड़नी पड़ती है कहानी को कि भाई कहां क्या हो रहा है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के कुछ एक नाम और आ गए जो हमने पीछे भी देखे थे। ऑस्टियोपोरोसिस, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, हंटिंगटन डिजीज और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये सब के सब इसी तरह के हैं। एक्सीलिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, अब कॉम्प्लिकेट कहानी है। एक्सीलिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, और क्योंकि एक्स क्रोमोसोम वाली कहानी में फीमेल में तो 2 एक्स होते हैं और मेल में केवल एक एक्स होता है, तो अगर फीमेल में डिजीज्ड एक क्रोमोसोम पर और दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मल है तो फीमेल बच जाएगी। लेकिन क्योंकि मेल में एक ही एक्स है तो काउंटर पार्ट कोई नहीं है, अगर ये खराब तो सब खराब, ये सही तो सब सही। जहां फीमेल्स के अंदर रेसेसिव डिसऑर्डर को होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है, तो मेल्स के अंदर कभी एक्स क्रोमोसोम होमोजाइगस में आएगा ही नहीं, इसलिए अगर डिजीज्ड है तो वो दिखेगा। इसलिए जब हम लोग इन पेडिग्रीज की बात करते हैं तो इन पेडिग्रीज में देखते हैं कि ज्यादातर में मुझे मेल अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। डकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि डिस्ट्रॉफिन जीन की वजह से, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, ये भी याद रखना कि कौन से फैक्टर्स के हैं, और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स के लिए। सब एग्जांपल्स हैं ह्यूमन डिसऑर्डर जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव मैनर में जाते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में रैट सिंड्रोम और इकार्डी सिंड्रोम ये कॉमन है। Females are much more likely to be exhibit the trait when it is lethal to male. अगर डिजीज इस तरह की है, देखिए अगर मैंने कहा कि एक्स डोमिनेंट, तो कैपिटल डी एलील चाहे एक मात्रा में हो चाहे 2 मात्रा में हो, मुझे डिजीज मिलेगी। इसलिए यहां जिसके पास भी क्रोमोसोम है वो दिखाई देगा। तो फिर तो अगर मेल में भी कंडीशन देखी जाए तो मेल भी मुझे डिजीज दिखना चाहिए। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया कि अगर ये डिजीज वाले जीन मेल्स के लिए जानलेवा है तो मेल्स पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। इसलिए समहाउ फ्रीक्वेंसी ज्यादा फीमेल की है अफेक्टेड केस के अंदर। अफेक्टेड मदर्स हैव 50% चांस ऑफ पासिंग द ट्रेट टू डॉटर, नॉट अफेक्टेड मदर्स आल्सो हैव a 50% चांस ऑफ पासिंग द ट्रेट टू सन, बट फॉर मेनी ऑफ these disorders affected sons are not observed because of the lethality. बेशक ये फीमेल अपने एक्स क्रोमोसोम को अपने बेटे को भी दे सकती है और अपने डॉटर को भी, लेकिन स्टडीज में पाया गया कि इन डिसऑर्डर्स में ज्यादातर बेटे बीमार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि बीमार बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब जिनके पास भी वो एक्स क्रोमोसोम पहुंच गया इसमें डिजीज है, वो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही मर जाते हैं। समहाउ ये मेल्स के लिए बड़ी लीथल है। अब ये फैमिली है रॉयल फैमिली, जिसमें हीमोफीलिया ए दिख रहा है हमें, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। गनीमत हो कि राजा महाराजाओं को अपने फैमिली के रिकॉर्ड रखने की हालत थी, मतलब आदत है उन्हें, तो इसलिए हमें 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन और इसके बाद की भी हमारे पास है 7 जनरेशन। तुम्हें अपनी फैमिली की कितनी जनरेशन पता है? एनीवे वो एक अलग कहानी है। एक्सीलेंट डोमिनेंट में
विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, रेट सिंड्रोम, एकार्डी सिंड्रोम और इनकॉन्टिया पिगमेंटी, ये सबके सब है, जिसमें से रेट सिंड्रोम में सीपीजी बाइंडिंग प्रोटीन, शायद किसी ने सुन रखा हो इसका नाम, MBP2 कहते हैं इसको, ये हेट्रोक्रोमेटिन बनवाने में बड़ी हेल्प करता है जीन रेगुलेशन में। वाई लिंक्ड, अब क्योंकि वाई लिंक्ड में वाई क्रोमोसोम अकेला होता है, तो इसलिए उस पर पाए जाने वाले जीन कभी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन की वहां नाम ही नहीं आता। वो एक होलैंडिक ट्रेट है, सिंगल कॉपी में सर दिखाएगा। तो वो एक्स लिंक्ड जीन पर कभी भी आप ये बात नहीं करने वाले कि ये डोमिनेंट होगा या रिसेसिव है, वो जो भी है उसका असर देखने को मिलेगा। हाँ, एक्स क्रोमोसोम में कुछ पार्ट ऐसे हैं किनारे पर जो वाई क्रोमोसोम से मैच करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली म्योसिस में एक्स और वाई को पेयरिंग करनी पड़ेगी सेग्रीगेशन के दौरान, और यही हिस्से हैं जो बाद में पेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई जीन इन हिस्से में है तो उस जीन का बिहेवियर एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड नहीं होगा, उस जीन का बिहेवियर ऑटोजोम की तरह होगा। इसलिए इन रीजन को हम लोग स्यूडो ऑटोजोमल रीजन भी कहते हैं, और इसलिए यहाँ ये स्यूडो ऑटोजोमल टर्म लिखी हुई है, ये से लिखी हुई है कि ऐसी जीन्स जो वाई और एक्स दोनों पर है, उनका बिहेवियर इस तरह का है कि जैसे वो ऑटोजोम क्रोमोसोम वाली में है, क्योंकि दोनों सेक्स में बराबर दिखाई देंगे। अभी तक की जो कहानी की समरी थी, इस ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में दोनों सेक्स जनरेशन स्किप होंगे। अफेक्ट ऑफस्प्रिंग्स आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगोट तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो उसकी। ऑटोजोमल डोमिनेंट में दोनों सेक्स इक्वल फ्रीक्वेंसी के होंगे, दोनों सेक्स अपने बच्चों को डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं, स्किप जनरेशन नहीं होती। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ज्यादा मेल फीमेल के मुकाबले में अफेक्टेड, और यह याद रखना कि नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन, ये बात यहां भी लागू होगी और ये बात एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी लागू होगी। वाई लिंक्ड में केवल मेल अफेक्टेड होंगे। अब इस सारे इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां किस बेस पर हम आंसर निकाल कर ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है डकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। यहां कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब कौन सी एक बच्चे और मां बाप हैं जो ये साबित करते हैं कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इट इज नॉट वाई लिंक्ड, क्योंकि ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव ट्रेट। और रेसेसिव ट्रेट ये कहता है कि भाई जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर फादर दोनों से सकता है। तो नोटिस कीजिएगा, पहली बात, जो इसमें जितने भी डिजीज हैं जो दिख रहे हैं वो केवल और केवल मेल है, ये भी, और जितनी भी फीमेल दिखाई गई हैं वो कैरियर है। किसी पेडिग्री में अगर मुझे फीमेल्स कैरियर दिखाई दे रही हैं और मेल्स डिजीज दिख रहे हैं, उनमें से कोई भी मेल कैरियर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेल्स के पास कैरियर बनने की एबिलिटी नहीं है, और वो कैरियर बनने की एबिलिटी होती है तब जब या तो एक्स की कहानी हो या वाई की। अब अगर वाई क्रोमोसोम होता तो फीमेल इन्वॉल्व नहीं होती, तो फिर ये एक्स की कहानी है जो हमें आइडिया देती है। इस पेडिग्री को चेक कीजिए। अब इस पेडिग्री में हमारे पास पैटर्न बाल्डनेस की बात कर रखी है, और नोटिस कीजिए यहां हमारे पास कैरियर्स का जिक्र नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डिजीज है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो अगर मैं जनरेशन को चेक करूं तो नोटिस कीजिए हर जनरेशन में मुझे कोई ना कोई बीमार दिख रहा है, इसलिए ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑटोजोम की कहानी है या फिर ये एक्स क्रोमोसोम की कहानी है। वाई की तो है नहीं, अगर वाई की होती तो फिर ये फीमेल कैसे होती। अगर ये एक्स क्रोमोसोम की है तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई ये एक्स डिजीज्ड है, ये एक्स डिजीज्ड है, और एक एक्स डिजीज यहां से आया होगा, एक एक्स डिजीज यहां से आया होगा, क्लियर चीज है। तो यहां भी हमारे पास एक्स होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे मेरे पास एक्स डिजीज्ड है, लेकिन मां के पास तो एक्स नहीं है ना। अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर था जो कि दिख रहा है मुझे, तो फिर मदर के पास भी कम से कम एक एक्स डिजीज होना चाहिए था। तो क्वेश्चन ये है कि फादर ने डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को कैसे भेज दिया। यानी कि जब मैं इस पेडिग्री की बात कर रहा हूं कि हैंस प्रूव्ड कि दिस पेडिग्री इज ऑटोजोमल डोमिनेंट, और ये किसने प्रूव किया,
ये प्रूव किया जनरेशन नंबर तीन, इस नंबर को देखोगे आप, जनरेशन नंबर 3 के 5 और 6 से पैदा हुआ जनरेशन नंबर 4 का 6। इसने प्रूव किया कि इट कैन नॉट बी अ एक्स लिंक्ड। अगर ये एक्स लिंक्ड डिजीज है तो पेडिग्री बता रही है कि जो डिजीज क्रोमोसोम है वो फादर से सन को गया है, जो कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अगेंस्ट है। तो ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आपको पेडिग्री में इस तरह से ट्रेस करना पड़ता है। अगर आप गौर से देखो तो हो सकता है आपको यहां पे और काफी सारे हिंट देखने को मिल जाए, जैसे कि जनरेशन नंबर 2 के सेकंड फादर ने अपने सन्स को डिजीज दी, जनरेशन नंबर 1 के फादर ने अपने सन को डिजीज दी। ये सब एग्जाम्पल इस बात के कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं हो सकता। अब एक पेडिग्री ये भी है। इस पेडिग्री को देख करके सबसे पहले जब भी कभी पेडिग्री आए और आपको ऑप्शन नहीं पता है, ब्लाइंडली आप खेल रहे हो, तो सबसे पहले ढूंढो डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहां आपको दिख रहा है कि पहले जनरेशन में कोई नहीं है बीमार, दूसरी में ये बीमार है लेकिन इसके बच्चे नहीं दिखाए गए, फिर अगली में कोई नहीं है, मतलब जनरेशन इसके पूरे तरीके से दिख रही है, तो आप बोलोगे कि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बात आई कि ये एक्स लिंक्ड है या फिर ये ऑटोसोमल है। अब अगर ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, मान लीजिए, क्योंकि हमने रिसेसिव की बात कर ली है, तो इट शुड बी स्मॉल डी होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज दिखाएगा। और अगर ये स्मॉल डी से एक स्मॉल डी यहां आया है, एक स्मॉल डी यहां आया है, तो दूसरा कैपिटल डी होना चाहिए। अब ये जो डी वाले जीन है, अगर ये एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल डी और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल डी है, महिला के अंदर, समझ में आ गई बात मुझे। लेकिन अगर ये पुरुष में कैपिटल डी स्मॉल डी अवेलेबल है, तो फिर ये दूसरा वाई क्रोमोसोम है, एक्स तो होता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से तो अलील जाने वाली है नहीं फादर के पास, मतलब बच्चे के पास वो एक्स क्रोमोसोम की कॉपी कैसे पहुंचेगी। दूसरा, इसको ले लो आप, स्मॉल डी, अगर ये लड़की एक्स एक्स है तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज होनी चाहिए, यानी कि एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम यहां से आना चाहिए, एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम यहां से आना चाहिए। बट पॉइंट क्या है, फादर हेल्थी है। अगर फादर के पास डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम था तो दूसरा तो वाई था ना, तो अकेले एक्स की जो भी बीमारी है वो दिखाई देती। तो इसने प्रूव किया कि ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये है ऑटोसोमल। ऐसे ही एक की पेडिग्री ये भी है। इस पेडिग्री में भी आप देख लो तो जनरेशन स्किप, फिर वापस आई और फिर वापस आई, यहां बीच में एक जगह पर जनरेशन स्किप हो रही है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि क्या ये रिसेसिव डिसऑर्डर है या फिर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। पॉइंट ये है कि अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर होता, अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये डोमिनेंट है या नहीं। एक तो आपने लेमन तरीका अपनाया, बच्चों की तरह रट के बैठ गए, जनरेशन स्किप नहीं होगी तो डोमिनेंट, स्किप हो गई तो रिसेसिव। मैं कहता हूं हम कंफ्यूज्ड हैं, लेट्स डू सम साइंटिफिक टेस्ट। अब अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ये जो दो बंदे हैं इनके पास कैपिटल डी अवेलेबल है, इन दोनों में है नहीं वो, तो फिर कहां से आया, ऊपर से टपक गया क्या? किसी ना किसी पेरेंट से तो आया होना चाहिए था, और अगर था तो फिर डिजीज दिखनी चाहिए थी मुझे। इससे मुझे मालूम पड़ा कि ये डोमिनेंट ना हो सकता है ये रिसेसिव हो। अगर एग्जामिनर इस बात को जस्टिफाई करना चाहे कि हो सकता है यहाँ पे वो जीन रही हो लेकिन एक्सप्रेस ना करी हो, वो सेपरेट इशू है, बट क्वेश्चन में जनरली बोलते हैं कि पेरेंट्स नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये डोमिनेंट नहीं है और रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इट शुड बी स्मॉल डी, और स्मॉल डी तो फिर स्मॉल डी यहां होना चाहिए, लेकिन मुझे यहां बीमारी दिखाई दे रही है बच्चे के अंदर, और दूसरा ये बीमार नहीं है तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी होना चाहिए। तो अब पॉइंट ये उठ रहा है कि क्या मैं इसे मानूं कि ये एक्स क्रोमोसोम पर है जीन या फिर वाई क्रोमोसोम पे। स्मॉल डी का एक स्मॉल डी यहां से आया है, एक स्मॉल डी यहां से आया है, और चाहे एक्स क्रोमोसोम हो चाहे फिर ऑटोसोम हो, यहां तो दूसरा कैपिटल डी होना ही चाहिए। अब अगर ये जो डिजीज कंडीशन है, हम कहते हैं कि ये डिजीज कंडीशन इज लाइक ऑटोसोमल,
तो फिर तो ये स्मॉल डी होनी चाहिए, और अगर ये स्मॉल डी तो फिर स्मॉल डी यहां से आना चाहिए, लेकिन ये हेल्थी है तो ये कैपिटल डी होना चाहिए। इस तरीके से हम पीछे पीछे ट्रेस कर सकते हैं। जनरली जब पेडिग्रीज हमें दी जाती हैं तो पेडिग्रीज सोच के दी जाती हैं कि हम क्या आंसर मांगना चाहते हैं। जैसे इस केस में हमने ये अंदाजा लगा लिया कि ये डोमिनेंट था या रिसेसिव था। देन क्वेश्चन नंबर 24 जो अवेलेबल है इसके अंदर, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं तो जनरेशन एंड जनरेशन बाय लॉ ये डोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इस डोमिनेंट डिसऑर्डर में मुझे फादर अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, तो इट कैन नॉट बी एक्सलिंक्ड, तो ये होना चाहिए हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। याद रखिएगा कि एक्स क्रोमोसोम जहां भी अगर आपको ये डाउट है कि ये एक ऐसा हो सकता है, तो आप इमीडिएटली पूरी पेडिग्री में ढूंढोगे कि फादर का अफेक्टेड सन कहां दिखा रखा है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैरियर्स दिखा रखे हैं और आपको डिजीज भी दिखा रखा है। इसमें सिर्फ एक डिजीज्ड मेल है और सारी की सारी फीमेल्स कैरियर है। जो हमें पहला हिंट मिल रहा है, कैरियर्स ने बता दिया कि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बात है कि ऑटोसोमल है या डोमिनेंट है। तो देखो भाई, अगर ये स्मॉल डी वाली कहानी होती, मतलब दिस इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर, तो फिर एक स्मॉल डी यहां से आना चाहिए था, एक स्मॉल डी यहां से आना चाहिए था, तो उस केस में तो मुझे ये भी शेडेड दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखाएगा कि कैरियर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोसोमल नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है। एक्स क्रोमोसोम डिजीज इसके पास था, इसके पास नॉर्मल था, तो उसके पास जो एक्स आया है मां से वो डिजीज वाला आया है, और फिर वो ऐसे ही पास करता चल रहा है आगे।